नमस्कार साथियों। मैं रितेश कुमार। मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो कल जो हम लोग पढ़े थे उससे हम कुछ आगे लेकर चल रहे हैं आप लोगों को। हम लोग क्या कल पढ़े थे? तो कल हम लोग करीब करीब पढ़ चुके थे कि जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का नाम कैसे पड़ा है, और आकाशगंगा का नाम कैसे पड़ा है, और हमारी मिल्की वे का नाम कैसे कैसे पड़ा है, और कहाँ से उस कौन कौन किसने मतलब किस कंट्री ने या किस महादेश ने कैसे नाम दिया, किस कंट्री ने हमारी आकाशगंगा को किस देश ने कैसे नाम दिया, वहाँ तक हम लिखवा चुके थे। और हम लोग आज पढ़ते हैं कुछ कि अभी तक जितनी भी आकाशगंगा की खोज हुई है, जितनी भी आकाशगंगा की खोज हुई है, उसमें सबसे छोटी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो विलियम वन है। तो सबसे छोटी आकाशगंगा लिख सकते हैं कि सबसे छोटी आकाशगंगा कौन है? तो विलियम वन है। कौन है? तो विलियम वन है। विलियम वन है हमारी छोटी सबसे, मतलब कि आज तक जितना भी छोटी आकाशगंगा की खोज हुई है, तो उसमें क्या है कि सबसे छोटी आकाशगंगा उसमें कौन सी है? तो विलियम वन है। सबसे छोटी आकाशगंगा कौन सी है, और हमारी आकाशगंगा से ये कितनी दूरी पर है? कम से कम तो 1.2 लाख प्रकाश वर्ष किलोमीटर पर है ये। मिल्की वे से मिल्की वे से कितनी दूरी पर है? तो मिल्की वे से 1 पॉइंट कितनी दूरी पर है? 1.20 लाख लाख प्रकाश 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 वर्ष। ये मिल्की वे से इतना दूरी पर है। ये मिल्की वे से कितना दूरी पर है? तो 1.2 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये स्थित है। और इसमें देखते हैं और क्या कि इस आकाशगंगा की खोज कब हुई थी? तो इसकी आकाशगंगा की खोज कब हुई थी? तो 2004 में। विलियम वन की खोज विलियम वन की खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 2004 में खोज हुई थी। और कौन खोजे थे? तो जर्मनी के एक खगोल शास्त्री थे। उन्होंने खगोल शास्त्री थे, उनके द्वारा इसकी मतलब कि ये खोजा गया था। और वो खगोल शास्त्री का नाम क्या था? तो निकोलस मार्टिन था। तो इसकी खोज, विलियम वन की खोज किसने किया था? 2004 में हुई थी। और किसने किया था? तो विलियम विलियम मार्टिन के द्वारा ये खोजा गया था 2004 में। अब देखिए, ये विलियम मार्टिन है, ये अपने ही नाम पे इस आकाशगंगा का नाम रखे हैं, न कि कोई और नाम पे। किस नाम पे? अपने ही नाम पे विलियम मार्टिन ने विलियम वन रख दिए। और ये अपने ही नाम पे ये रखे हैं विलियम
तो सबसे छोटी आकाशगंगा कौन सी है? विलियम वन है। ये मिल्की वे से कितना दूरी पर है? तो 101.20 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और इनकी खोज कब हुई थी? तो 2004 में। किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये विलियम मार्टिन के द्वारा खोजा गया था। ये कौन थे? तो खगोल जर्मनी के खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री थे ये। आगे देखते हैं। और देखिए, अब क्या है कि हमारी आकाशगंगा जो है मिल्की वे, तो मिल्की वे से सबसे निकट कौन सी है? ये तो कौन सी है? सबसे छोटी है। और हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे से सबसे निकट आकाशगंगा कौन सी है? तो ये है एंड्रोमेडा। एंड्रो एंड्रोमेडा मेडा। ये क्या है? तो हमारी आकाशगंगा से क्या है कि सबसे निकट की आकाशगंगा है ये। ये निकट की आकाशगंगा है। ये मिल्की वे के सबसे निकट की आकाशगंगा है। और देखते हैं कि ये कितनी दूरी पर है, ये आकाशगंगा कितनी दूरी पर है, मिल्की वे से कितनी दूरी पर है ये। तो ये 2.2 मतलब कि 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यानी ये मिल्की वे से 2.2 मिलियन। ये कितनी दूरी पर है मिल्की वे से? तो ये मिल्की वे से कितनी दूरी पर है? तो ये है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, या इसको लिख सकते हैं 22 लाख प्रकाश वर्ष। 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, या 22 लाख प्रकाश प्रकाश ऐसे लिखाएगा, ऐसे ही लिखाएगा, या इसको लिख सकते हैं दो दशमलव ये 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये स्थित है। और आगे इसमें क्या पढ़ सकते हैं? लेकिन और एक क्या हुआ था कि ये तो मतलब कि ये पुराना डाटा के अनुसार हो गया, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि एक नया डाटा खोजा गया। और उसमें बताया गया कि नया संशोधन के अनुसार हमारी विलियम वन सबसे नज़दीक में नहीं है। सबसे नज़दीक में हमारे विलियम नहीं नहीं, ये एंड्रोमेडा नहीं है। एंड्रोमेडा नहीं है, वो दूसरी कोई आकाशगंगा है। तो तो लेकिन नवीनतम शोध के अनुसार हम लोग को बोल सकते हैं कि ये कौन सी है। तो नवीनतम शोध के अनुसार कौन सी हमारा कौन सी आकाशगंगा सबसे नज़दीक नज़दीक में है मिल्की वे के? तो ये है केजिस केजिस मेजर मेजर। ये क्या है कि नवीनतम शोध के अनुसार मिल्की वे के सबसे नज़दीक है।
मिल्की वे के सबसे नज़दीकी, मिल्की वे के नवीनतम शोध के अनुसार यह मिल्की वे के सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है। ये नवीनतम शोध के अनुसार है केजिस मेजर, केजिस मेजर है ये, केजिस मेजर जो आकाशगंगा है, जो नवीनतम शोध के अनुसार ये हमारी आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है। यह निकटतम आकाशगंगा भी बोल सकते हैं इसको। और ये कितना दूरी पर है? मात्र, ये कितनी दूरी पर है? तो ये मात्र 42,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये कितना दूरी पर है? तो ये दूरी है, इसकी दूरी है 42,000। ये कितनी दूरी पर है? तो 42,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब देखते हैं कि इसमें कि सबसे छोटी लिखे, सबसे नज़दीकी लिखे और सबसे बड़ी भी तो होनी चाहिए इसमें। तो सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है? तो सबसे बड़ी आकाशगंगा में IC1101 क्या है? सबसे बड़ी आकाशगंगा IC1101, IC1101, मतलब कि ये सबसे बड़ी आकाशगंगा है। IC1101 इसका नाम है। IC1101 सबसे बड़ी आकाशगंगा है। ये हमारी आकाशगंगा से कितनी बड़ी है? तो 60 गुना बड़ी है हमारी आकाशगंगा से। ये कितनी बड़ी है? तो ये 60 गुना बड़ी है। और इसकी हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी पर है ये? तो 1 लाख बिलियन प्रकाश वर्ष। इसको क्या लिख सकते हैं? ये मिल्की वे से ये कितना दूरी पर है? तो सबसे 1 लाख बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है? IC1101, और ये मिल्की वे से 60 गुना बड़ी है। और ये हमारे मिल्की वे से कितनी दूरी पर है? तो 1 लाख बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे छोटी आकाशगंगा पढ़े। कौन सा है सबसे छोटी? तो विलियम वन। सबसे छोटी कौन सी है? तो विलियम वन है। और ये तो पुराना शोध के अनुसार है, पुराना शोध के अनुसार है। एंड्रोमेडा कौन सी है? हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटतम कौन सी है हमारी आकाशगंगा के? तो सबसे निकटतम है एंड्रोमेडा। और नवीनतम शोध के अनुसार कौन सी है? तो नवीनतम शोध के अनुसार केजिस मेजर है, केजिस मेजर है। और क्या है कि सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है? तो ये हम लोग को याद करना है IC1101। तो ये कितनी दूरी पर है ये नहीं याद रखना है, कितनी गुना बड़ी है ये भी नहीं याद रखना है। सिर्फ याद रखना है कि बड़ी और छोटी और नज़दीकी, ये ज़्यादा उसका नाम याद रखना है। तो ये चीज़ नाम हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग इतना तो पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग अब निहारिका की तरफ चलते हैं। निहारिका क्या है? मान लीजिए कि आकाशगंगा का तो निर्माण कर दिए, आकाशगंगा में सबसे बड़ी और छोटी कि जितनी भी आकाशगंगाएं हैं सबके बारे में तो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। और ये भी जो पता चला है कि ये सबसे बड़ी है, ये भी कोई गारंटी नहीं है। अभी इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि ये सबसे बड़ी ही होगी ये। और वो भी मतलब कि मेजर कौन सी है? केजिस मेजर जो है ये भी कोई गारंटी नहीं कि छोटी है। लेकिन अभी तक शोध के अनुसार ये पता चला है, अभी तक
हम लोग हमारे यहाँ के जो भी वैज्ञानिक हैं पृथ्वी पर, तो उनके शोध के अनुसार ये पता चला है कि ये सबसे छोटी है और ये नज़दीकी है। केजिस मेजर सबसे छोटी है और एंड्रोमेडा जो है कि सबसे मतलब कि निकटतम है। हाँ, निकटतम है। सॉरी, ये केजिस मेजर जो है सबसे निकटतम है, सबसे निकटतम है, एंड्रोमेडा नहीं, सबसे निकटतम है केजिस मेजर, केजिस मेजर सबसे निकटतम है। अभी नई शोध के अनुसार पता चला है, अभी क्या पता कि आगे शोध हो, आगे शोध हो और उसमें क्या है कि इससे भी निकटतम कोई मिल जाए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ी आकाशगंगा जो है IC1101, इसका भी कोई पता नहीं है कि हाँ यही सबसे बड़ी है। हो सकता है कि इससे भी आकाशगंगा कोई बड़ी मिल जाए, तो आगे शोध के अनुसार मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अब हमारे वैज्ञानिक कितना ताकत लगा सकते हैं, मतलब कि कितना उनके पास ये है, विज्ञान की खोज में कितना आगे बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार ये पता चलेगा। तो ये चीज़ तो पढ़े कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे नज़दीकी। तो सबसे नज़दीकी में कौन सी है? तो केजिस मेजर, केजिस मेजर। और सबसे छोटी आकाशगंगा कौन है? तो सबसे विलियम 1 तो सबसे छोटी है। सबसे छोटी है विलियम 1 और केजिस मेजर सबसे नज़दीकी है। तो ये चार चीज़ पढ़े। अब आगे पढ़ते हैं। अब ये आकाशगंगा का निर्माण कर दिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ है। अब निहारिका की तरफ चलते हैं, निहारिका की तरफ बढ़ते हैं कि निहारिका क्या है। निहारिका क्या है? निहारिका के या नेबुला या निहारिका। अब हम लोग पढ़ते हैं नेबुला क्या है। इसको क्या बोलते हैं? नेबुला। क्या बोलते हैं इसको? नेबुला। नेबुला इसको बोलते हैं, निहारिका इसको बोलते हैं। और निहारिका के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि निहारिका क्या चीज़ है। तो ये क्या चीज़ होता है? तो एक ये ब्रह्मांड में ये एक गैस का बादल होता है, धूल कण और हाइड्रोजन हीलियम। और क्या इसमें हाइड्रोजन और हीलियम और अन्य आयनीकृत गैस की प्लाज्मा होती है। अन्य आयनीकृत जो गैस होता है उसकी ये प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा कैसा होता है? तो एक जमा हुआ दही होता है ना, वो ऐसे होता है। ये जेली देखे हैं? जेली, जेली के टाइप पे होता है प्लाज्मा। आपके ब्लड में भी प्लाज्मा है, तो वो चीज़ वो निकाला जाता है कभी। प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, डेंगू बुखार उखार हो जाता है तो उसमें प्लाज्मा की कमी होती है या सेल्स की कमी हो जाती है, तो उसमें कुछ चढ़ाया जाता है। ये सब चीज़ शायद ऐसे हमको याद आ रहा है कि तो प्लाज्मा कैसी होती है? तो ये जेली टाइप पे होता है या जमा हुआ दही टाइप पे होता है। उसका कलर कैसा होता है ये हमें भी नहीं मालूम है। तो निहारिका क्या होता है? निहारिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निहारिका क्या होता है कि निहारिका वो चीज वो है कि अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में गैस, धूल कण, हीलियम या हाइड्रोजन और अन्य आयनीकृत गैस की एक प्लाज्मा होती है। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, जै गैसों की एक प्लाज्मा होती है जो नए नए तारों का निर्माण, जिससे कि ये सारा चीज़ जो हीलियम है, गैस है, धूल है या और क्या बोलते हैं हाइड्रोजन है, तो ये सब मिल के एकत्रित होंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये क्या मिल के एक तारा का निर्माण करेंगे। ये एक तारा का निर्माण करेंगे। तो तारा का कैसे निर्माण होता है? तो हाइड्रोजन को हीलियम में जब बदलेगा तो वहाँ पे और तारा का निर्माण होगा। तारा का वहीं से निर्माण होता है। हीलियम हाइड्रोजन को हीलियम में जब बदलेगा और वहीं पे हीलियम संलयन करेगा, तो संलयन के द्वारा हाइड्रो तारा का निर्माण होता है। तो निहारिका के बारे में हम कुछ लोग लिख लेते हैं कि निहारिका क्या है। तो ये सामान्य अर्थों में इसको बोल सकते हैं कि आकाश में स्थित, आकाश में नहीं ब्रह्मांड में लिख दीजिए।
धूल, हाइड्रोजन, हीलियम, कैसे होता है यार ये? ऐसे ही होगा, देख लीजिएगा। हीलियम तथा अन्य क्या होता है? अन्य गैस, अन्य आयनीकृत, ये आयनीकृत गैसों, गैस के आयनीकृत, अन्य आयनीकृत गैस के प्लाज्मा होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्रित होकर नए तारों का निर्माण करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्रित होकर नए तारों का निर्माण करते हैं। या ये भी बोल सकते हैं इसे कि नए तारों का निर्माण कर सकते हैं या नए तारों की आवश्यक सामग्री प्रदान कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं कि नए तारों के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। तो ये चीज़ हो गया ब्रह्मांड में स्थित धूल, हाइड्रोजन, हीलियम या तथा अन्य आयनीकृत गैस का प्लाज्मा होता है, और ये जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्रित होकर नए तारों का ये निर्माण करते हैं। ये तो हुआ। तो अब निहारिका में क्या होता है कि निहारिका जो होता है इसमें नए नए तारों का ये जन्म देता है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये निहारिका ये नए नए तारों का जन्म देता है। नए नए तारों का जन्म देता है ये निहारिका। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि निहारिका को ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, मतलब कि प्रमुख घटक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। निहारिका को ब्रह्मांड की उत्पत्ति में प्रमुख घटक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो ये भी हो सकता है ना कि मान लीजिए कि निहारिका ही है, निहारिका ही तो है कि जो कि नए नए तारों का जन्म देता है। तो वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ये भी तो एक अच्छा योगदान दे रहा है। तो ये चीज़ है। तो अब हम तारों की तरफ चलते हैं निहारिका से। निहारिका के बारे में हम कुछ बताएं कि निहारिका क्या होता है। तो ये ब्रह्मांड में एक धूल, हाइड्रोजन या हीलियम तथा अन्य आयनीकृत गैस का प्लाज्मा होता है ये, और ये जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्रित होकर तारों का निर्माण करता है। तो अब यहाँ से हम लोग तारे के बारे में पढ़ेंगे कि तारा क्या चीज़ है। निहारिका के बारे में हम लोग कुछ शॉर्ट में जाने, और अब हम पढ़ेंगे कि तारों का निर्माण। अब यहाँ से तारों का जन्म होगा ही, तो तारों के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि तारा क्या चीज होता है और कैसे बनता है तारा। तारा कैसे कैसे बनता है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग तारा के बारे में पढ़ते हैं। ये है तारा और सितारा, दो थे तारा और सितारा। उनकी कहानी मुझे मालूम नहीं है क्या थी। तो
जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है, क्या होता है तारा कि जब हाइड्रोजन हीलियम में होने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है तो तारों का विकास होता है। क्या होता है कि जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है तभी तारों का मतलब कि विकास होता है। अब तारे में क्या क्या चीज होता है, एक चीज लिख सकते हैं कि तारों में क्या क्या चीज होता है। तो हाइड्रोजन इसमें क्या होता है, कितना होता है, तो हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसमें 71% होता है। कितना होता है, हाइड्रोजन 71% होता है। हीलियम कितना होता है, तो हीलियम हीलियम कितना होता है इसमें, तो हीलियम 25 दशमलव कितना होता है, 25 दशमलव नहीं 26.5, 26.5% होता है इसमें। 26.5% हीलियम होता है। और क्या होता है कि अन्य के अदर क्या होता है इसमें, अन्य अन्य 2.5, अन्य कितना होता है, तो 2.5% ये हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा कि तारा में क्या क्या चीज होता है। तो हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम कितना होता है 26.5, और 26.5, और अन्य गैस कितना होता है, तो 2.5। ठीक है। अब ये क्या होता है कि देखिए, नाभिकीय संलयन की घटना, मतलब नाभिकीय संलयन की घटना कब होती है, इसमें क्या होता है तारा में कि नाभिकीय संलयन की घटना घट रही है। तो इसमें कैसे होता है कि जब हाइड्रोजन के जुड़ने से, मतलब कि हाइड्रोजन के जुड़ने से हीलियम जैसी चीजें बन रही है। दो हाइड्रोजन जुटेगा तो हीलियम बनेगा, और हीलियम बन रही है और अत्यधिक मात्रा में प्रकाश निकलती है। और जब हीलियम बनेगा तो वहाँ पे नाभिकीय संलयन होगा, और नाभिकीय संलयन के कारण वहाँ पे तीव्र गति से प्रकाश आग लगेगा और प्रकाश निकलेगा। जब क्या होगा यहाँ पे कि ये हमारा एक तारा हो गया, तारा में 1H1+1 नहीं, H2 होता है ना, ये H2 होता है, इसको H2 कर लीजिएगा। H2 होता है, 1H2+1H2, ये कितना हो जाएगा, 2He4 हो जाएगा। हीलियम का क्या होता है, 2He4, ये हो जाएगा ये हीलियम। और ये हीलियम संलयन करके संलयन करके प्रकाश उत्पन्न करता है, और प्रकाश उत्पन्न करने के बाद ये आगे कर क्या होता है कि हमारे ग्रहों को ये तीव्र प्रकाश देता है। ये तीव्र प्रकाश या चमक देता है ये हमारा तारा। तो इसको हम लिख सकते हैं, और आगे इसके बारे में लिखवाएंगे कि क्या है। तो आगे चलते हैं कि आगे इसमें क्या और समझ सकते हैं तारे में। तो यह गर्म गैसों का एक विशाल गोला होता है। क्या होता है ये कि गर्म गैसों का एक विशाल गोला होता है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। क्या होता है कि ये गर्म गैसों का एक गोला होता है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। इसको लिख सकते हैं कि ये मुख्य रूप से क्या होता है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। हीलियम का बना होता है, ठीक। मु- मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि
और लिख सकते हैं इसमें कि जो गर्म गैसों का गर्म गैसों का एक विशाल गोला होता है। ये जो गर्म गैसों का एक विशाल गोला होता है। सूर्य क्या है कि इसमें क्या होता है कि ये इसमें हीलियम, जब हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन मिलेंगे मिलेंगे तो हीलियम हीलियम बनेगा। और हीलियम क्या होता है कि वो एक हीलियम जब प्लाज्मा में बनेगा तो वो प्लाज्मा में हीलियम में आग लगेगा वहाँ से। तो क्या होता है कि प्लाज्मा प्लाज्मा तैयार होता है और वहाँ पे नाभिकीय संलयन होती है। नाभ जब हीलियम में हीलियम में जब हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनेगा तो वहाँ पे क्या होता है कि नाभिकीय संलयन होगा और नाभिकीय संलयन के कारण यहाँ पे तारों का निर्माण होगा और वहाँ पे तेज प्रकाश निकलेगी और तेज प्रकाश के कारण और ग्रहों पे चमक और प्रकाश मिलेगा और ग्रहों को प्रकाश मिलेगा। तो ये चीज होता है तारा। क्या होता है, ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है जो गर्म गैसों का एक विशाल गोला होता है। और ये कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम बनेगा और हीलियम संलयन करके एक प्रकाश उत्पन्न करेगा और प्रकाश उत्पन्न करेगा वहां से, तो वहीं से एक तारा का निर्माण होता है। चलिए और देखते हैं इसमें इसमें ऊर्जा का स्रोत कहाँ होता है, ये ऊर्जा का स्रोत कैसे पाया जाता है इसमें। मान लीजिए कि ये तारा हो गया, तो तारा ये जब ये तारा हो गया। नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए हटाइए इसको, दूसरा लेते हैं। ये तो दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा तारा हो गया, स्टार हो गया। मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसमें ऊर्जा का स्रोत कैसे पाया जाता है, तो ये अपने केंद्र में परमाणु संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये क्या होता है कि जब H1, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1H2 + 1H2 मिलकर क्या बनेगा, 2H हीलियम हीलियम बनेगा। और हीलियम क्या होता है कि नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया करके माध्यम से ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या होता है, हीलियम की नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत कहाँ से हो जाएगा इसमें, तो इसमें ऊर्जा का स्रोत हम लोग लिख सकते हैं। ऊर्जा का स्रोत कैसे होगा इसमें, ऊर्जा का स्रोत कहाँ से मिलेगा, तो इसमें ये लिख सकते हैं कि ये अपने केंद्र में परमाणु परमाणु संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से क्या लिख सकते हैं, ये अपने केंद्र में ये अपने केंद्र में
ये अपने केंद्र में परमाणु संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ये अपने ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम हीलियम बनाते हैं। कहाँ पे, तो ये दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। यहीं पे लिख सकते हैं यहाँ पे भी, ये भी कि हीलियम हाइड्रोजन परमाणु मिलकर जहां हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। यह प्रक्रिया अत्यधिक मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न करती है। और यही प्रक्रिया क्या है कि जब हीलियम बनेगा तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन होगा, और नाभिकीय संलयन के कारण यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करेगी, जिससे तारे चमकते हैं। तो इसको ये भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ ठीक है। यह प्रक्रिया अत्यधिक मात्रा में क्या होता है कि यह प्रक्रिया के कारण अत्यधिक मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करती है। यह प्रक्रिया प्रकाश और ये क्या होता है कि यह प्रक्रिया जो होगा अत्यधिक मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न करेगी, जिससे तारे चमकते हैं। जिससे ज्योग्राफी के स्थिति में, ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी के अनुसार यहाँ तक हम लोगों को पढ़ना जरूरी है, और नहीं तो फिर हम लोगों को फिजिक्स में घुसना पड़ेगा। और फिजिक्स वाले सर आएंगे तो वो बता देंगे कि इसमें कैसे कैसे और अधिक प्रक्रिया होती है। तो हमको जितना जानकारी है, मैंने कोशिश किया कि बहुत अच्छी तरह से बताऊं। तो इसमें ऊर्जा का स्रोत कहाँ से पाया जाता है, तो ये अपने केंद्र में परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और जहाँ हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, यह प्रक्रिया अत्यधिक मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे में चमक पैदा होती है। तो ये हुआ हमारा तारों की उत्पत्ति और तारों के जीवन काल के बारे में। अब ये क्या होता है कि तारों का जीवन काल उसके ताप और रंग पर निर्भर करता है। तारों का जीवन, यहाँ पे लिख सकते हैं कि तारों का, इसको छोड़िए ना, ये इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तारों का जीवन उसके ताप और रंग पर निर्भर करता है। तारों का जीवन चक्र में अब हम लोग पढ़ेंगे कि तारों का जीवन चक्र कैसे होता है। तारों का जीवन चक्र, तारों का जीवन चक्र, लाइफ ऑफ स्टार या इवोल्यूशन ऑफ स्टार कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं।
इवोल्यूशन ऑफ स्टार इसको लिख सकते हैं। और आइए के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि तारों का जीवन चक्र कैसे होता है। देखिए आज हम समझा देते हैं, और हो सकता है कि टाइम मिला तो हम लिखवा भी देंगे, लेकिन क्या होगा कि टाइम नहीं मिला तो कल हम इसको अच्छी तरह से लिखवाएंगे। कौन सा क्लीन दिखाई दे रहा है ये देखते हैं। और बोर्ड चलिए ठीक है, इस पे देखते हैं, दिखाई तो दे रहा होगा। ये बढ़ नहीं रहा है, जूम नहीं हो पा रहा है ये। एक बार फिर से देखते हैं। छोड़िए हटाइए, दूसरा ले लेते हैं पेज। यहाँ पे लिखते हैं तो हम पहले क्या बताए थे आप लोगों को कि एक नेबुला होता है, निहारिका होता है, जो कि ये निहारिका है हमारा, ये निहारिका है, ये निहारिका है, इसको क्या बोलते हैं? निहारिका। निहारिका, निहारिका ये क्या है कि गैस, धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनीकृत गैस की प्लाज्मा है एक, जो कि एक बादल है, ये एक बादल इसको बोल सकते हैं, जो कि ये यहाँ पे एकत्रित है। और ये क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्रित होगा। जब एकत्रित होगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि बड़ा बड़ा स्टार बनाएगा, बड़ा तारा बनाएगा। और वही छोटा होगा, छोटा मात्रा में एकत्रित होगा तो ये स्मॉल तारा बनाएगा। और ये क्या होता है कि ये बहुत करोड़ों वर्ष के बाद ये बनता है। करोड़ों वर्ष के बाद ये क्या होगा कि एकत्रित होगा, एकत्रित होकर ये लार्ज लार्ज स्टार, ये बड़ा स्टार बनाएगा, बड़ा तारा बनाएगा या छोटा तारा बनाएगा। अब क्या होगा कि इस लार्ज तारे में, इस ये बड़ा तारा में क्या होगा कि सुपरजेंट रेड सुपरजेंट, या इसको बोलते हैं लाल लाल
लाल बड़ा दानव इसको बोलते हैं बड़ा दानव, दानव तारा, तारा इसको बोलते हैं लाल दानव तारा या लाल दानव, लाल बड़ा दानव तारा इसको बोलेंगे, सुपर जायंट बोलेंगे। तो ये कब बनता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें बड़ा स्टार में क्या होता है कि इसमें कि जब तारों में देखो देखिए ये जब कब बनता है, सुपर स्टार कब बनता है, सुपर जायंट कब बनता है, तो सुपर जायंट तब बनेगा कि जब तारों के केंद्र में स्थित, इसके केंद्र में जब स्थित क्या होगा कि हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा। इसके केंद्र में जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, इसके केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा और क्या होगा कि केंद्र में और ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण केंद्र में केंद्रीय भाग संकुचित होगा। क्या होगा कि जब केंद्र में इसका हाइड्रोजन समाप्त होगा तो केंद्रीय भाग ऑटोमेटिक है कि सिकुड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि हम लोग कागज जलाते हैं तो कागज जलने के बाद क्या होता है कि एक सिकुड़ने लगता है, तो ये भी सिकुड़ेगा केंद्रीय भाग। और बाहरी भाग में हाइड्रोजन हीलियम में बदलना जारी रहता है। और बाहरी भाग में क्या होगा कि यहाँ पे बाहरी भाग में हाइड्रोजन हीलियम में बदलना जारी रहता है। यहाँ पे अभी जारी रहेगा, हीलियम संलयन की क्रिया होगी ही बाहरी भाग में, लेकिन क्या होगा कि भीतर केंद्र में हाइड्रोजन जब समाप्त होगा तो केंद्रीय भाग संकुचित होने लगेगा यहाँ पे। और क्या होगा कि बाहरी भाग में क्या होगा कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलना अभी जारी रहेगा, जिसके फलस्वरूप तारे धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं। क्या होगा कि ये जब केंद्र भाग में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, हीलियम खत्म हो जाएगा, तो ये कुछ तो ठंडा होगा पहले की अपेक्षा। तो पहले की अपेक्षा ये जब ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा कि जब ठंडा होने लगेगा तो ये क्या होगा कि ये लाल दिखाई देने लगेगा। जब ये लाल दिखाई देने लगेगा, लाल दिखाई देने लगेगा। और ये कितनी वर्षों बाद, ये करोड़ों वर्षों बाद, कई करोड़ वर्ष बाद, 1 करोड़ नहीं, ये कई करोड़ों वर्ष बाद इसका ये घटना ये लाल दिखाई देगा। लाल बड़ा दानव तारा, ये लाल बड़ा दानव तारा ये बनेगा। कब बनेगा, तो लाखों करोड़ों वर्षों बाद, जब इसमें है केंद्रीय भाग में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम खत्म हो जाएगा और बाहरी भाग में हाइड्रोजन हीलियम की प्रक्रिया जारी रहेगी, तो ये लाल दिखाई देने लगेगा करोड़ों वर्षों बाद। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाल बड़ा दानव तारा बोलेंगे, लाल बड़ा दानव तारा बोलेंगे। अब क्या होता है कि जब लाल बड़ा दानव तारा बन गया यहाँ पे, तो क्या होगा कि अब इसके बाद क्या होगा कि ये सुपरनोवा में कन्वर्ट होगा, सुपरनोवा में ये कन्वर्ट होगा। तो सुपरनोवा कैसे बनेगा, तो सुपरजेंट जब है, सुपरजेंट यहाँ पे जब बन गया तो सुपरनोवा के ये तो प्रक्रिया होगी ही यहाँ पे। अब सुपरजेंट में हीलियम गैस कार्बन में परिवर्तित होने लगता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसमें हीलियम सिर्फ कुछ किनारे भाग में तो हीलियम बचा ही है ना, हीलियम तो किनारे भाग में बचा ही है और कुछ इधर भी बचा हुआ है। तो हीलियम क्या होता है कि हीलियम कार्बन में परिवर्तित होने लगता है, जिसके फलस्वरूप तारे में एक बड़ा विस्फोट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि करोड़ों वर्षों बाद, ये भी करोड़ों वर्षों बाद क्या होगा कि हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होना है। यहाँ पे क्या होगा कि हीलियम कार्बन में बदलेगा, यहाँ पे हीलियम कार्बन में बदलेगा और बदलने के कारण क्या होगा कि परिवर्तित होगा, जिसके फलस्वरूप तारे में एक तीव्र विस्फोट होगा। इस तारे में, लाल दानव तारा में एक इसके बाद पूरा विस्फोट होगा तो ये फैलेगा वहां पे, फिर से दोबारा फैलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जब दोबारा फैलेगा तो इसको क्या बोलते हैं, सुपरनोवा तारा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो सुपरनोवा तारा बोलते हैं, सुपरनोवा तारा बोलते हैं। अब क्या होगा, सुपरनोवा तारा तो बन गया यहाँ पे, और सुपरनोवा तारा से न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। क्या बनेगा, सुपरनोवा तारा से न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल 2 बनेगा तारा। तो क्या होता है इसमें कि यदि इस तारे का, सुपरनोवा तारा का द्रव्यमान यदि सूर्य से
3 गुना बड़ा होगा, 3 गुना बड़ा होगा तो ये न्यूट्रॉन में बदलेगा और सूर्य से 3 गुना नहीं, ब्लैक होल में बदलेगा। सूर्य से 3 गुना से ज़्यादा बड़ा होगा तो ब्लैक होल में बदलेगा, और ब्लैक होल में बदलने के कारण, और सूर्य से 3 गुना, सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से छोटा होगा तो ये न्यूट्रॉन तारा बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा। और इसमें क्या होगा कि न्यूट्रॉन तारा में जब न्यूट्रॉन तारा जब पूरा तेजी से घूमेगा, और तेजी से घूमेगा ये गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां पे अपना चक्कर लगाएगा, तो उसमें क्या होगा कि न्यूट्रॉन त्याग देगा, न इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, उसमें एक केंद्र से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और उसमें बचेगा सिर्फ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बचेगा। इस कारण इसका नाम पड़ा न्यूट्रॉन तारा। इसका क्या नाम पड़ा? न्यूट्रॉन तारा नाम पड़ा इसका। और न्यूट्रॉन तारा नाम पड़ा। ठीक है, आप लोग 2 मिनट रुकिए, हम बताते हैं। और इसी ये घटना फिर ऊपर भी होगी, ये घटना ये ऊपर भी होगी, स्मॉल स्टार, स्मॉल स्टार। यही मतलब कि ये यदि ये निहारिका जो होगा छोटा, मतलब छोटा रूप में इसका गैस या अन्य गैस छोटा रूप में गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्रित होगा तो स्मॉल तारा बनेगा और करोड़ों वर्षों बाद रेड जायंट बनेगा। यही इसी प्रक्रिया से इसमें भी क्या होगा कि केंद्रीय भाग का हीलियम और हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और किनारे भाग और केंद्रीय भाग संकुचित हो जाएगा, और किनारे भाग का हीलियम और हाइड्रोजन अपने ही स्थिति में जलते रहेगा। और इस कारण क्या होगा कि करोड़ों वर्षों बाद ये फिर लाल जेंट में दिखाई देगा। ये लाल दानव तारा, इसको बोलते हैं लाल दानव तारा, इसको बोलते हैं, इसको लाल दानव तारा बोलेंगे। फिर क्या होगा कि इसमें भी एक नाप के हीलियम कार्बन में बदलेगा, इसमें भी क्या होगा कि हीलियम कार्बन में बदलेगा, और क्या होगा कि ये नेबुला, प्लेनेटरी नेबुला का रूप है ये पकड़ लेगा। क्या होगा इसमें प्लेनेटरी, मतलब ये विस्फोट होगा, ये भी एक विस्फोट होगा, सुपरनोवा में बदलेगा। और सुपरनोवा में बदलने के बाद क्या होगा कि विस्फोट होगा, और विस्फोट होने के बाद ये श्वेत बौने तारे में ये क्या होगा कि श्वेत बौने तारे में श्वेत बौने तारों में तारा बनेगा। ये श्वेत बौने तारा बनेगा ये विस्फोट होने के बाद। व्हाइट ड्वार्फ के तारों में जीवन अपना ये समाप्त करेगा, जीवन अपना समाप्त करेगा। क्या होगा कि जब रेड जायंट ब्लास्ट होगा यहाँ पे विस्फोट होगा, तो ये विस्फोट कुछ समय के बाद क्या होगा कि विस्फोट होने के बाद क्या होगा कि यही स्थिति, मतलब कि ये हीलियम कार्बन में बदलेगा, और कार्बन में बदलने के बाद विस्फोट होगा, और कुछ करोड़ों वर्षों बाद ये क्या होगा कि ये भी एक श्वेत बौने तारे में ये बदल जाएगा। तो ये रहा हमारा तारों का जीवन चक्र, और इसको हम कल लिखवाएंगे, क्या आया है भाई, इसके बारे में हम कल अच्छी तरह से लिखवाएंगे कि निहारिका क्या होता है, और तारों का जीवन चक्र में निहारिका तो लिखवा चुके हैं, जीवन चक्र क्या होता है, जीवन चक्र के बारे में हम कल इसका सही से एक लिखवाएंगे। और लार्ज स्टार क्या होता है, रेड सुपरजेंट क्या होता है, सुपरनोवा क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, ये हम लिखवाएंगे। ब्लैक होल ऐसा चीज है कि इससे प्रकाश भी, मतलब कि तीव्र प्रकाश भी इससे पार नहीं हो सकता, इसे कोई देखा नहीं जा सकता इसको, ब्लैक होल को। तो हम ब्लैक होल के बारे में लिखवाएंगे, व्हाइट ड्वार्फ के बारे में लिखवाएंगे, और ये सुपरनोवा के बारे में, रेड जेंट स्मॉल तारा के बारे में भी हम आप लोगों को कल अच्छी तरह से एक पेज पे लिखवाएंगे। तो ठीक है, पंकज कुमार, हाँ जी, ये ऑफलाइन है, हाँ, इसीलिए मैं नहीं कोशिश करता हूँ कि मतलब ये ज़्यादा शायरी उरी मैं करूँ, लेकिन अब आ गया है तो मैं सुना दे रहा हूँ।
हुस्न दिया था न खुदा ने, हुस्न खुदा ने दिया था, आशिक हम हो गए। हुस्न खुदा ने दिया था, आशिक हम हो गए। वो नसीब किसी और की थी और बर्बाद हम हो गए। वो नसीब किसी और की थी और बर्बाद हम हो गए। ये जो खेल खेल रहे हो न तुम, ये जो खेल खेल रहे हो न तुम, क्या गवाओगे और क्या पाओगे। मैं हार कर इस कदर जाऊंगा, मैं हार कर इस कदर जाऊंगा कि तुम जीत कर भी पछताओगे। चलिए ठीक, कोई नहीं, अच्छी बात है भाई। जहाँ नहीं बन रहा है ना, तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि वहाँ से निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से कोई अपना इज्जत होता है, इज्जत से बड़ा कुछ है नहीं। तो अपने इज्जत का ख्याल रखो, अपने से ज़्यादा किसी को प्रायोरिटी नहीं देना है। तब तक के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।